नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, परीक्षाओं की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी का जो नया सिलेबस आया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं थंबनेल में, संपूर्ण पाठ्यक्रम का हम यहाँ पे विश्लेषण करने वाले हैं। यानी कि जो आपका सिलेबस आया है, इसका यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लिया तो आपके सामने ये जो पंचायती राज व्यवस्था के 65 मार्क्स हैं, कंप्यूटर के 15 मार्क्स हैं और यूपी स्पेशल के ये जो 20 मार्क्स हैं, ये सारे मार्क्स स्पष्ट हो जाएंगे कि आप कैसे इन मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। सिलेबस में क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या इसमें सहजता है, सारी चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करने से हमारा सहयोग होगा, लोगों तक रीच पहुंचेगी, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से काम करने के लिए। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 3 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा है कंप्यूटर और तीसरा है यूपी स्पेशल। स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर और यूपी स्पेशल से। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ कि जो पेपर आपकी परीक्षा में बन के आएगा, ठीक है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे रोड मैप टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे मैं रोड मैप बना रहा हूँ कि आप लोग कैसे एग्जाम तक पहुंचेंगे और एग्जाम में पहुंचने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आपको पेपर टफ लगने लग जाए। इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करना जरूरी है। तो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल को पहले देख लेते हैं, इसके बाद में फिर हम पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का सेक्शन देखने के लिए आपको थोड़ा सा जंप करना होगा। यहाँ पे देखिए, ये है जूनियर असिस्टेंट का पेपर। ठीक है, ये है जूनियर असिस्टेंट का पेपर। बहुत टाइम नहीं लूंगा, बस आपको मैं फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ कि पेपर किस लेवल का पूछा है। ठीक है, और इसी तरह से आपका वीपीओ की परीक्षा में प्रश्न पूछेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था के अतिरिक्त आपके जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, इसमें जो लेवल है वो क्या रह सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। आईओटी उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का यूज किया जाता है। ठीक है, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे प्रोसेसिंग वगैरह में। ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद में आपको जूनियर असिस्टेंट में जो कंप्यूटर का लेवल था, इसका पता चल जाएगा और इसी को बेस मान के आप वीपीओ एग्जाम में जो कंप्यूटर का सिलेबस है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ इनपुट आउटपुट और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ के नहीं जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तभी आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, डील कर पाएंगे। यहाँ पे भाई, ये मैंने अभी पहले पार्ट की बात की है, पहले पार्ट में आपको यही पढ़ना है, अभी मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब ये कंप्यूटर का सेक्शन मैंने आपको दिखा दिया। अब इसी तरह से मैं आपको यूपी स्पेशल का जो सेक्शन है इसको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। अब इसी तरह से आप लोग यूपी स्पेशल का जो सेक्शन है इसको आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है या प्रसिद्ध ज्ञात जो भी है। ठीक है, तो ये स्तर है आपका यूपी स्पेशल का। देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है। यहाँ पे मैं पेपर सॉल्व करने नहीं बैठा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बस लेवल दिखा रहा हूँ। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं। तो ये लेवल हो गया आपका यूपी स्पेशल का। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लेवल है इसको आप लोग सीरियसली लें। ठीक है, ये 15 नंबर और 20 नंबर भी आपको आसानी से मिलने वाला नहीं है। तो इनका जो लेवल है ये आपने देख लिया। अब हम आते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको। देखिए, यूपी स्पेशल मैंने आपको समझा दिया। कंप्यूटर नॉलेज जो आपका सिलेबस है यही है। ठीक है, आप देख सकते हैं सिलेबस। इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्मेट में सारी चीजें मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद में हम आते हैं पंचायती राज व्यवस्था में, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन होकर आया है, जिसमें आपका जो भाग 1 है वो यही है। भाग 1 में आपको क्या पढ़ना है, तो भाग 1 में आपको पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध पढ़ना है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो इतिहास रहा है
आर्यों के टाइम पे इतिहास रहा है, स्थानीय स्वशासन थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। इसके बाद में मौर्य काल में भी आपको स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। इसके बाद में मुगल काल में भी कोशिश की गई थी, जिसमें जमींदारी प्रथा वगैरह, अष्टप्रधान वगैरह की नियुक्ति की जाती थी, आपको पता होगा। इसके बाद में अंग्रेजों के टाइम में कोशिश की गई, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्ना कार्टा, ठीक है, स्थानीय स्वशासन के जनक बोलते हैं, रिपन को बोलते हैं, सॉरी, लॉर्ड रिपन को हम लोग बोलते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसमें आप देख सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें आपको पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद में कौन कौन सी समितियां गठित हुई, जैसा कि आपको पता है कि बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित है। इसके बाद में अशोक मेहता समिति हो गया, जीवी के राव मेहता समिति हो गई, जो समितियां हैं, प्रमुख समितियां हैं, इसको आपको पढ़ना है। और उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम है, इसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार, जो संविधान से रिलेटेड चीजें हैं, अनुच्छेद 40 हो गया। इसके बाद में 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था, वो सारी चीजें। इसके बाद में 11वीं अनुसूची में जो जोड़कर इसको बताया गया है, ये आपको पढ़ना है। तो ये चीजें आपने पहले से पढ़ रखी हैं। जो लोग पहले से पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे से पढ़े होंगे, उनको ये चीज पता होगा, इसमें कोई नया नहीं है, ठीक है। और लेखपाल की प्रिपरेशन में भी आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ रखी होंगी। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अभी दिखाऊंगा, जो लेखपाल में हम लोगों ने कोर्स किया था, जो लेखपाल में हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी भी झलक मैं आपको दिखाऊंगा। जो चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, सारी चीजें हम लोगों ने लेखपाल की परीक्षा में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कंटेंट और देख लेते हैं, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको वहां पे दिखा दूंगा कि हम लोगों ने लेखपाल में ये चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। अब देखिए, इसके बाद में पंचायतों का जो वर्तमान स्वरूप है, इसको पढ़ना है, और खासकर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हमें पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या टॉपिक हैं देख लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्रावधान, स्वरूप व शक्तियां ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। पंचायतों में निर्वाचन आरक्षण व्यवस्था ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। कहाँ से पढ़ा मैं आपको दिखाऊंगा भी, आप लोग परेशान मत होइए। राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका, ग्राम पंचायतों का गठन, समितियां, ठीक है। और ये सब सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हैं। हाँ, ये है कि हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, हमने हेडिंग वाइज पढ़ा है, ठीक है। ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य हो गया, पंचायती राज व्यवस्था की चुनौतियों एवं समाधान हो गया। कहाँ पढ़ा है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप लोग देखिए कहाँ हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज को। हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, जो लेखपाल में मैं पढ़ाता था। स्टार्टिंग में मैं ई बुक नहीं देता था, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाता था। इसका हालांकि मैंने बाद में ई बुक कन्वर्जन किया हुआ है, तो ई बुक को मैं आपको अभी यहाँ पे शो नहीं कर सकता हूँ, इसलिए हैंड रिटन नोट आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें आप लोग देख सकते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ रखी थी। पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, हमारा जो फॉर्मेट है वो पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाते हैं, इसके बाद में फिर टॉपिक उठाते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, सेम टॉपिक आप देख सकते हैं, है ना। ये देखिए, पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। तो ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर रखी हैं। जो समितियां हैं, जिसको भी आप लोगों ने वहाँ पे देखा। इसके बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है, ये सारी चीजें। इसके बाद में जो समितियां हैं, इसको डिटेल किया गया है अंग्रेजों के टाइम पे। इसके पहले जो चीजें रही हैं, इसके बाद में जो समितियां हैं, उसको डिटेल किया गया है बढ़िया से। इसके बाद में आप देख सकते हैं, ये जो सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पंचायतों के आय के साधन, मतलब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने शॉर्ट में सारी चीज़ें पढ़ी हैं। पंचायतों के आय के साधन जो है, ये एल एम सिंघवी समिति के माध्यम से बताई गई थी। इसके बाद में ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं, एक हेडिंग में ये पढ़ा था हमने। ग्राम पंचायत समिति एवं उनके कार्य, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टॉपिक ग्राम पंचायत गठन समितियाँ, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हैं, वही सेम टॉपिक है। तो ये हमने पढ़ा है, पहले पढ़ा है। इसके बाद में आप देखेंगे उनके कार्य है, ये साइड में कार्य हो गया, ठीक है। तो ये प्रमुख समितियां हो गई। इसके बाद में हॉट पॉइंट्स हो गए, ग्राम पंचायत में से रिलेटेड जो प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसके बाद में ग्राम पंचायत गठित कैसे होता है, कितने वर्ष तक के लोग इसमें वोट दे सकते हैं, कितने वर्ष तक के लोग इसमें प्रधानी लड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद में एक ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, प्रधान को कैसे हटाना है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने। क्षेत्र पंचायत, यानी कि जिसको हम ब्लॉक स्तर पे पंचायत बोलते हैं, ये बात रही ग्राम स्तर की। इसके बाद में ब्लॉक स्तर की होता है, इसके बाद में जिला स्तर की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। अभी देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। तो ये दो चीज़ ऑलरेडी कंफर्म हो गया, ये दो चीज़ आपके लिए कुछ नया नहीं है, ठीक है। जिन्होंने लेखपाल के एग्जाम की प्रिपरेशन की है, या फिर जिन लोगों ने पहले से पंचायती राज व्यवस्था को थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो सारी चीज़ें वही जानते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना। मतलब ये पंचायत जो होती है, ये कहाँ से कर वगैरह एकत्रित करती है, कौन से कर लगाती है लोगों पे, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था। इसमें देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा में लाया गया है। जो कर का मैटर है, इनका जो स्रोत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
मेले पर ये कर लगाते हैं, बाजार पे कर लगाते हैं, व्यापार कर लगाते हैं, मनोरंजन कर लगाते हैं, जल या घाट अगर आपके यहाँ है तो उस पे कर लगाते हैं, राज्य सरकार द्वारा इनको अनुदान मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे भी मिल गया। वित्तीय स्रोत व कार्य योजना कैसे काम करता है। इसके अलावा इनके कुछ योजनाएं ऑलरेडी हैं, जैसे केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना हो गया, ग्राम पंचायत विकास योजना हो गया, और इसके लिए जो कदम उठाए गए हैं उसको आपको पढ़ना है, और जो स्कीम्स हैं वो आपको देखना है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको झलक दिखा दिया है, कुछ नया नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। हाँ, एक एक टॉपिक को रिसर्च करके आपके सामने रखा जाएगा, आप लोग टेंशन फ्री रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग अगर जुड़े हैं हमसे तो आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, आप लोग टेंशन फ्री रहें। ठीक है, देखिए इसके बाद में है पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। अब पंचायती राज व्यवस्था को हमें हार्डली लागू कैसे करना है। ऐसा तो नहीं किसी ग्राम स्तर पे या कहीं पे किसी ब्लॉक स्तर पर चीज़ें बिगड़ रही हैं, एक तरह से लोग किसी विधायक या फिर किसी अन्य लोगों के प्रभाव में आकर चीज़ों को वहाँ पे खराब कर रहे हैं। जो सुविधाएं हमें केंद्र सरकार से आती हैं, राज्य सरकार से आती हैं, वो इंसान तक पहुँच नहीं रही है, मतलब लास्ट व्यक्ति तक नहीं पहुँच रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं, इसको हार्डली हमें लागू करना होता है, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, जिसमें पंचायत सिटीजन चार्टर है, इसको आपको पढ़ना होगा। पंचायत सचिवालय है, ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की भूमिका है। कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना है। पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन है। और पंचायत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस। ठीक है, जो पंचायतों में ई गवर्नेंस को लाया गया है, ये सबसे अच्छा है और ये चीज़ों को ट्रांसपेरेंस कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में परिवार रजिस्टर, मृत्यु, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह आपको देखना है यहाँ पे। इसके बाद में दोस्तों कुछ टॉपिक आसान है और डायरेक्ट हैं। ठीक है, और ये टॉपिक मैं कहूँगा कि आपके लिए काफ़ी आसान रहने वाला है इसको पढ़ने में। ठीक है, जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और आपको एग्जाम में ये टॉपिक ऐसे होंगे जैसे लगेगा कि आपने ये पढ़ा है और ये आप कर सकते हो, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जिसमें डायरेक्ट आप योजना देखेंगे, जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान हो गया। इसके बाद में मैं बात करूँ स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण पेयजल योजना हो गया, फेज 1 फेज 2 पढ़ना डायरेक्ट आप देख सकते हैं ये योजनाएं, और इस योजनाओं से डायरेक्ट प्रश्न। कितना अच्छा रहेगा अगर 3 नंबर इससे फंस जाए। ठीक है, इसमें इसके बाद में भारत सरकार पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश के अन्य विभागों द्वारा, ध्यान दीजिए, भारत सरकार के द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम है, इसको आपको पढ़ना है। तो इसमें लगभग आपको 10 से 15 योजनाएं अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान से रिलेटेड है। ठीक है, तो 10 से 15 योजना यहाँ पे आपको पढ़नी है। लगभग 20-25 योजना टोटल आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है मेरे हिसाब से, अगर आपको बढ़िया से कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए तो। ठीक है, तो ये योजनाओं का फेज रहा, मतलब ये भाग 5 है जिसमें आपको टोटल योजना पढ़ना है। इसके बाद में भाग 6 आता है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल, जैसे आप लोग हाई स्कूल में थे तो प्रैक्टिकल होता था ना, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भूमिका में आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में, इसके बाद में ग्राम आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका क्या है। ठीक है, तो ये एक तरह से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में क्या भूमिका है ग्राम पंचायत अधिकारियों का। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ये मान के चलें कि थोड़ा सा ये आपको जानकारी प्राप्त करनी है ग्राम पंचायत अधिकारियों के बारे में कि इनकी कार्य प्रणाली कैसे होती है, ये काम कैसे करते हैं। मैं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना कहाँ से है। वैसे बहुत सारे बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लेखपाल में मुझसे पढ़ा है या फिर वन दरोगा के एग्ज़ाम को लेके मुझसे पढ़ाई की है, वो तो ऑलरेडी मुझको मैसेज कर रहे हैं कि सर आप अपना कोर्स स्टार्ट कीजिए, हम लोग वहीं से जुड़ने वाले हैं। फिर भी मैं जो छात्र नए हैं यहाँ पे पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हमारा जो सिद्धांत है, मतलब मेरे चैनल का ये सिद्धांत है कि स्टार्टिंग में मैं फीस, मतलब इस जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, इसी ग्राफ के बेस पे मैं फीस स्टार्ट करता हूँ। जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता है, ये आप देख रहे हो कंटेंट क्वालिटी एंड डेटा, जैसे जैसे कंटेंट क्वालिटी और डेटा बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से जो फीस है इसको मैं इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, तो लगभग स्टार्टिंग में ये जो बेस्ट पॉइंट टू ज्वाइन जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हाफ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हाफ से मैं ज्वाइन कराता हूँ, बाकी आगे समय के रहते हुए अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोग हाफ में ज्वाइन हो जाएंगे, जो भी फीस रहेगी पूरी उसके हाफ में आप ज्वाइन हो जाएंगे। बाकी आने वाले टाइम में फीस को ऐसे ऐसे करके महंगा किया जाता है। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे ट्रस्ट करते हैं और कुछ बच्चे जो उतना एफिशिएंट नहीं होते हैं, वो कोर्स को बाय नहीं कर सकते हैं, उनके लिए महंगा होता है, उनके लिए ये रखा जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 10-15 बच्चों के लिए ये ऑफर होता है, बाकी इसके बाद में फिर चीज़ें अपने अनुरूप में आ जाती हैं। तो कोशिश करें कि अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप फटाक से जुड़ जाएं। आज शाम तक आपको इसका जो डेमो क्लास है, जो पंचायती राज व्यवस्था का डेमो क्लास वीडियो क्लास है और पीडीएफ वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी।
जो लिंक है उसको ऑलरेडी बना दिया गया है। टेलीग्राम पे आपको कंटेंट मिलेगा, सिलेबस मिलेगा, सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। अगर आप लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें लिख के एक ही बार में सेंड कर दूंगा। उस हिसाब से आप उसको पढ़ के अपना जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे सम अप करते हैं। वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपका जो प्रारूप है एग्जाम का वो आपके सामने आ जाए, ताकि बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो कंफ्यूजन और वो परेशानी दूर हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए इसी पे वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल से जुड़ जाना। जय हिंद।